गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू द क्लास। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 358 एंड 359 के बीच में डिफरेंस क्या है। ये प्रीवियस क्लास के कंटिन्यूटी में होगा, यानी नेशनल इमरजेंसी का क्लोजर यहाँ पे हम देंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स पे नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होगा, ये डिटरमाइन करता है आर्टिकल 358 एंड 359। आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 359 इज रिलेटेड टू ऑल दोज आर्टिकल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका, प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस क्लास। हम आज देखेंगे 358 एंड 359 में क्या डिफरेंस है। टेबल बना लीजिएगा। इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो एक ही रूल है इनका कि सिर्फ क्लासेस फॉलो मत कीजिए, नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाइए, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट्स बनाइए एंड जाकर के लक्ष्मीकांत को पढ़िए। डिट्टो चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। अगर आपने लक्ष्मीकांत एक बार भी नहीं पढ़ा है, तब भी ये क्लासेस आपको उतना ही बेनिफिट करेंगी जितना कि आपने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ा है। प्लीज फॉलो, अगर फॉलो कर रहे हैं देन मेक नोट्स एंड गो रीड लक्ष्मीकांत। बाकी बाद में हम बात करेंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि किन फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल 358 और 359 का एप्लीकेशन होता है। अगेन आर्टिकल 358 और 359 का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक देश में 352 नहीं लगेगा, यानी जब तक देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी 358 एंड 359 का कोई अस्तित्व नहीं है। सो याद रखेंगे 358 मतलब आर्टिकल 358 एंड 359 358 एंड 359 इसलिए है क्योंकि 352 है। ये याद रखेंगे आप, इनका इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक 352 नेशनल इमरजेंसी पिक्चर में नहीं आएगी 358 एंड 359 सोए रहेंगे। ये जगेंगे कब? 352 लगने के बाद। सो देखते हैं कि सबसे पहली बात कि 358 के अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 358 जो है वो एक्सक्लूसिवली, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इनके सस्पेंशन की से डील करता है। क्लियर है ये? आर्टिकल 358 किससे डील करता है? आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके सस्पेंशन से। एक आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से। अब दूसरा सवाल ये है कि आर्टिकल 359 किन फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो कहा गया कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होंगे, उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करता है। ऑल फंडामेंटल राइट्स दैट आर मेंशन्ड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करता है आर्टिकल 358। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। हमने कहा जब आर्टिकल 358 को हम पढ़ रहे थे तो कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है, लेकिन जब हमने 359 पढ़ा तो कहा कि इनके इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन है। क्लियर है ये? 358 के अंदर आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है, लेकिन 359 के अंदर फंडामेंटल राइट्स, मान लीजिए आर्टिकल 14 है तो आर्टिकल 14 का सस्पेंशन नहीं है, आर्टिकल 14 के इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन है। इसका सीधा समझ लीजिएगा कि जब नेशनल 358 अगर 358 एक्टिव है तो यूं समझ लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है ही नहीं। इसका सिंपल इम्प्लीकेशन ये है। 359 का इम्प्लीकेशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब जो अपने ऑर्डर में जिन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर रहे हैं वो बातें हो रही है। यानी आर्टिकल 359 में आपका इन फंडामेंटल राइट्स लाइव है, लेकिन इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो रही है।
यानी आपकी रिमेडी सस्पेंड हो रही है। आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहा है, जनाब आप कोई रिट इशू कर दीजिए। तो बेसिकली इन्फोर्समेंट रिमेडी सस्पेंड होती है, आर्टिकल 32 सस्पेंड होता है, फंडामेंटल राइट्स अलाइव होते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंड होती है। लेकिन जब जैसे ही 358 पिक्चर आता है, यूँ समझ लीजिए कि आर्टिकल 19 है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है ये? अब देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से। हमने देखा कि सस्पेंशन तो होता है, लेकिन किस तरह से होता है। तो याद रखेंगे कि जैसे ही आर्टिकल 358 पिक्चर में आता है, जैसे ही आर्टिकल 358 पिक्चर में आता है, आर्टिकल 19 का हमने कहा सस्पेंशन तो होता है, लेकिन कैसे? याद रखेंगे, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। यानी आर्टिकल 358 के अंदर आपके आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल 358 एक्शन में आया, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो गया। और कैसे सस्पेंशन? इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आर्टिकल 358 एक्टिव हुआ, जैसे ही आर्टिकल 358 एक्टिव हुआ, आर्टिकल 19 का आपको ऑटोमेटिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। क्लियर है? ऑटोमेटिक सस्पेंशन माने क्या? कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या होता है? ये क्या आर्टिकल 359 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन है? तो आंसर है नहीं। आर्टिकल 359 में किसी भी फंडामेंटल राइट का ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं है। आर्टिकल 359 सिर्फ ये करता है, तो फिर आर्टिकल 359 सिर्फ ये करता है कि प्रेसिडेंट को एम्पावर कर देता है कि प्रेसिडेंट अपने इच्छा अनुसार, अपनी डिजायरेबिलिटी के हिसाब से कुछ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर है ये? आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 किससे डील करता है? आर्टिकल 19 से। ऑटोमेटिक सस्पेंशन, यानी जैसे ही आर्टिकल 358 लगा, आर्टिकल 19 अब का गया, इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्टिकल 359 में सवाल उठता है कि क्या आर्टिकल 359 में भी ऑटोमेटिक सस्पेंशन है? तो आंसर इज नो। तो एग्जैक्टली आर्टिकल 359 में है क्या? सो बेसिकली आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट साहब की जो मर्जी हुई, जो इच्छा हुई, उन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को वो सस्पेंड कर देंगे थ्रू सेपरेट ऑर्डर। थ्रू कैसे? थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट साहब सेपरेट ऑर्डर निकालेंगे एंड उससे फंडामेंटल राइट्स का, कौन से फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट करना है वो बताएंगे। सो आर्टिकल 359 का कोई ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 358 का ऑटोमेटिक इफेक्ट है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि ऑपरेशन क्या है इनका, किन सिचुएशंस में ऑपरेट हो सकते हैं। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 358, हमने कहा, देखिए एक आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल 19 से डील कर रहा है, और इसका रिपरकशन ये है कि जैसे ही आर्टिकल 358 पिक्चर में आएगा, हमने कहा कि मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है ही नहीं। क्लियर है? सो इतना वास्ट है। सो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ सेफगार्ड्स लाए गए थे। तो कहा गया कि आर्टिकल 358 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑपरेट करेगा। ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 358 विल ऑपरेट ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। यानी अगर इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे प्रोक्लेम की जा रही है, तभी आर्टिकल 358 पिक्चर में आएगा। अगर इमरजेंसी इंटरनल है, इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, यानी अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे डिक्लेयर की जा रही है, तो आपका आर्टिकल 358 एक्टिव नहीं होगा, आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं होगा।
आर्टिकल 358 कब ऑपरेट होता है, कब ऑपरेशन में आता है, जब इमरजेंसी एक्सटर्नल हो, यानी इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे डिक्लेयर की गई हो। क्लियर है? तो अगर इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन पे के ग्राउंड पे डिक्लेयर की जाती है, आर्टिकल 358 पिक्चर में आएगा, आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। यानी जब अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है देश में, तो यूं मान लीजिए कि जब तक देश में वो इमरजेंसी चलती रहेगी, यूं मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है ही नहीं। सो सवाल ये उठता है कि ओके ठीक है, आर्टिकल 19 आपका आर्टिकल 358 एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑपरेट होता है, पर क्या सेम आर्टिकल 359 के केस में भी है कि सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में ऑपरेट होगा? तो अब आंसर है कि नहीं। आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 दोनों सिचुएशंस में, यानी जब देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फिर इंटरनल इमरजेंसी हो, इन बोथ सिचुएशंस आपका ये वार हो गया, ये एक्सटर्नल अग्रेशन और ये आर्म्ड रिबेलियन। सो इन ऑल दीज सिचुएशंस आर्टिकल 359 विल बी एप्लीकेबल या फिर ऑपरेटिव। क्लियर है? ये क्लियर है? यानी देश में या आपके एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो या फिर इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 359 ऑपरेशन में रहेगा। लेकिन अगर देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हो तो फिर आर्टिकल 358 ऑपरेशन में नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे स्पेशल एप्लीकेशन पे, यानी जियोग्राफिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 358 जब भी एप्लीकेशन में आएगा, आर्टिकल 358 जब भी एप्लीकेशन में होगा, ये इंटायर कंट्री में एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी आर्टिकल 358 लगेगा, यानी देश में जब भी इमरजेंसी वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगेगी, तो वो ये जो आर्टिकल 358 है ये पूरे देश में एप्लीकेबल होगा। यानी एक बार अगर आर्टिकल 358 लगता है तो पूरे कंट्री के लोगों का आर्टिकल 19 जाता है। सिलेक्टिव यहाँ पे नहीं है कि कुछ स्टेट के लोगों का आर्टिकल 19 रहेगा, कुछ स्टेट के लोगों का आर्टिकल 19 जाएगा। एक बार अगर आर्टिकल 19 जाता है 358 के आने से, तो ये पूरे कंट्री का जाएगा। क्लियर है ये? तो आर्टिकल 358 का एप्लीकेशन इंटायर कंट्री। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 359 में भी सेम एप्लीकेबल है या फिर कुछ डिफरेंस है? तो आंसर इज कि नहीं। आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट चूज कर सकती हैं प्रेसिडेंट साहिबा कि इस आर्टिकल 359 का ऑपरेशन इंटायर कंट्री में हो या फिर पार्ट ऑफ इट में हो। क्लियर है ये? 358 में कोई सिर्फ एक बार 358 लग गया, एक्सटर्नल इमरजेंसी लग गई, तो वो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा पूरे कंट्री में, कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। लेकिन 359 के केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट चाहे तो 359 का ऑपरेशन या तो पूरे कंट्री में हो या फिर पार्ट ऑफ इट में हो। इट कैन बी चॉइस है यहाँ पे। और ये किसके पास चॉइस है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट कैसे इस चॉइस को एक्सरसाइज करते हैं? थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। क्लियर है ये? नाउ अब हम देखेंगे कि हमने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, लेकिन ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन क्या है? किस ड्यूरेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं? तो याद रखेंगे कि जैसे ही 358 इतना ड्रैकोनियन है कि सब कुछ इसमें एक्सट्रीम है, यानी एक इसका एप्लीकेशन इंटायर कंट्री में होता है। और 358 के अंदर आर्टिकल 19 का जो सस्पेंशन है ये इंटायर ड्यूरेशन के लिए है, इंटायर ड्यूरेशन के लिए। यानी जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है, डिक्लेयर की गई है, देश में लगती है, उस दिन से लेकर जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है या फिर खत्म होती है, इस पूरे ड्यूरेशन में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा एंड आर्टिकल 358 एक्टिव होगा, अगर ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो। क्लियर है? लेकिन यही
आर्टिकल 359 की बात करें तो भाई क्या ड्यूरेशन होगा, तो अगेन प्रेसिडेंट के पास ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इंटायर ड्यूरेशन के लिए होगा, यानी नेशनल इमरजेंसी जब शुरू हुई तब से खत्म हुई, या फिर उससे पहले, ये उसके पहले यानी बिफोर किसी डेट को, किस डेट तक, किस टाइम पीरियड में एप्लीकेबल होगा आर्टिकल 359, ये प्रेसिडेंट के पास चॉइस है, अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 358 में कोई चॉइस नहीं है। एक बार आर्टिकल 358 एक्शन में आ गई तो आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, ये इंटायर ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड होगा, ये आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं कि किन किन फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होता है और किस तरह का इफेक्ट है। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 का कंप्लीट सस्पेंशन है, कंप्लीट सस्पेंशन है। एक तो आर्टिकल 358 एक ही आर्टिकल से डील कर रहा है आपका, आर्टिकल 19, एंड दूसरा कि कंप्लीट सस्पेंशन, यानी जैसे ही 358 पिक्चर में आया, मान लीजिए कि आपके संविधान में आर्टिकल 19 है ही नहीं, लेकिन याद रखेंगे कि जब 359 किससे डील करता है, अदर फंडामेंटल राइट्स जिनका इन्फोर्समेंट प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं। तो अगेन यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे लिमिटेशन है 359 में, आर्टिकल 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सो 20 एंड 21 ये अलाइव रहते हैं, इनका इन्फोर्समेंट अलाइव रहता है। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट अलाइव रहते हैं। तो आर्टिकल 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकते, दिस इज एक्सेप्शन, एंड दिस वाज एडेड थ्रू, दिस सेफगार्ड वाज एडेड थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर है ये? आर्टिकल 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी आर्टिकल 20 नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप अपने कोर्ट में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड लाइफ एंड लिबर्टी के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता हमेशा खुला रहता है। प्रेसिडेंट चाह कर भी 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। लास्ट चीज याद रखेंगे कि क्योंकि आर्टिकल 19 यहाँ पे आर्टिकल 19 कंप्लीटली सस्पेंड है, क्लियर है 358 के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए, फॉर सिटीजन दीज आर पॉजिटिव राइट, फॉर स्टेट दीज आर नेगेटिव राइट। वाई नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे स्टेट के ऊपर कोई अब कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ लिमिटेशंस ये इम्पोज करते हैं। तो जब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं तो ये ऑब्लिगेशंस, ये लिमिटेशंस स्टेट से हट जाते हैं, यानी इन दिस सिचुएशन स्टेट कैन मेक एनी लॉ, state can make any law or take any executive action to abridge or take away the fundamental rights। यानी आर्टिकल 19 से जो भी limitations लगे थे स्टेट पे, अब स्टेट फ्री है और स्टेट आर्टिकल 19 के अगेंस्ट लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इवन इमरजेंसी हटने के बाद भी। सिमिलरली आर्टिकल 359 के अंदर जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है एक्सेप्ट 20 या 21, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा रहे थे, लिमिटेशंस लगा रहे थे, अब इन लिमिटेशन से स्टेट क्या हो गया है, फ्री हो गया है। तो स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन to abridge or take away the fundamental rights specified in presidential order, and this cannot be challenged in any court of law। क्लियर है ये? दिस cannot be challenged in any court of law। अगेन 44th अमेंडमेंट से कहा गया कि इतनी कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है, वही लॉज जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है वही इम्यून है चैलेंज होने से। ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ बना दीजिए जो आर्टिकल 19 को एब्रीज कर रही है एंड दैट इज प्रोटेक्टेड। नो, ओनली दोज लॉज
only laws that are related to national emergency are cannot be challenged या फिर protected. नॉट ऑल लॉ. सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज अप्लाई की गई कि सिर्फ वही लॉज जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है वही आप इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते या फिर ये इम्यून है चैलेंज होने से. बाकी ऐसा नहीं है कि स्टेट कोई भी लॉ बना देगी और वो इम्यून हो जाएगी. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स. लगभग 7-8 पॉइंट हमने डिस्कस किया है. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक वाइट शीट पे लगा करके आप रख लीजिएगा. इम्पोर्टेंट है. यहाँ से कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड आई होप कि दीज क्लासेस आपको एक बिल्कुल ही क्लियर कट क्लैरिटी दे रहे हो. रिवाइज कर लीजिएगा, इसको जाकर के आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट रूल को स्टार्ट और फिनिश कर देंगे. अगर क्लासेस 1 घंटे से ऊपर के जाते हैं तभी हम उसको 2 पार्ट में रखते हैं. सो विल ट्राई कि प्रेसिडेंट रूल एक ही क्लास में हो जाए. फाइनेंशियल इमरजेंसी छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट का टॉपिक है. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.